शादी होते ही मेरा शौहर मुझे शहर लेकर आ गया। मैं लाहौर शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा शौहर सऊदी अरब में नौकरी करता था। एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर रहने के लिए आ गया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था और मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरा भाई था और वो पहली बार यहाँ रहने के लिए आया था। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने वही मेरा छोटा भाई खड़ा था और मुस्करा रहा था। आते ही बोला, बाजी, मेरा कमरा कौन सा है? क्योंकि फ्लैट में तो सिर्फ दो ही कमरे थे। एक मेरा था। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। ये तुम्हारा कमरा है। देखने में मेरा छोटा भाई बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था। वो बहुत ही भरपूर नौजवान था और कदकाठ से वो भरपूर मर्द लगता था। मैंने उसे खाना दिया। इतने में रात हो गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके लेट गई। मैंने ज्यादा अपने भाई के सामने नहीं जाती थी। दिन उसी तरह से ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने अपने छोटे भाई को अपने कमरे में सला लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैं गहरी नींद में थी जब भाई का हाथ आहिस्ता से मेरे जिस्म पर लगा और मुझे महसूस हुआ तो मेरा जिस्म एक करंट दौड़ने लगा। मैं 5 माह से रखी हुई थी, इसलिए मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और न चाहते हुए भी मैंने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर अपने साथ खींच लिया। अभी कुछ देर पहले ही मेरी उम्मी का फोन बंद हुआ था और कहने लगी थी कि कल ही अजमल यहाँ शहर पहुंच जाएगा और उसकी नौकरी शहर में लग गई है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई क्योंकि मैं अकेले ही एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। मेरा शौहर इकरम बैरून मुल्क नौकरी के लिए गया हुआ था। इस शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई हुई थी और मुझे गांव की ही जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी और सादा माहौल में रहना पसंद करती थी। जब से इकरम की नौकरी शहर में लगी थी और वो मुझे शादी के बाद अपने साथ शहर में लेकर आ गया था, कुछ महीनों बाद ही उसकी कंपनी वालों ने उसे सऊदी अरब भेज दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मैं अपने घर वापस गांव जाना चाहती हूँ। आपकी अम्मी के साथ रहूंगी और मेरा मायका भी वहां है। तो उसने कहा, नहीं, तुम शहर में ही रहो। मैं 8 माह से ही फ्लैट में रह रही थी और अब आसपास के तमाम लोगों से मेरी जान पहचान भी हो गई थी और मेरा दिल भी यहाँ लग चुका था। छोटे भाई के साथ यहाँ अकेले रहना मुझे गैर मुनासिब सा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी इम्मी को मना भी तो नहीं कर सकती थी। रात को जब इकरम की कॉल आई तो मैंने इकरम को बताया कि इम्मी की कॉल आई थी और अजमल भाई यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो इकरम ने कहा, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके आने से मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं होगी। मैं उसे कैसे बताती कि मैं उसके साथ अकेले नहीं रह सकती। काश इकरम मेरी मजबूरी जान सकता। फिर मैंने इकरम से कहा कि आप मम्मी को कॉल करके मना कर दें, मैं उसका साथ नहीं रह सकती। जैसे ही इकरम ने मेरी ये बात सुनी तो वो मेरे साथ नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुम अपने भाई से क्या खतरा है, क्योंकि मुझे शुरू से ही अपने भाई अजमल अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर इकरम मेरी खाला का बेटा था और मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। मेरा शौहर एक सलझा हुआ समझदार था और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मेरा भाई एक लोफर और बदमाश कस्म का आदमी था। वो गांव में हर लड़की के साथ दोस्ती वगैरह करता था और बहुत सी लड़कियां उसकी बातें करती थीं। मैंने तमाम लड़कियों की बातें सुन रखी थीं अपने भाई के बारे में कि वो कितना गंदा है। इस वजह से मैं डर रही थी। फिर उसका मेरे साथ घर में अकेला रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नौकरी लग जाने का मतलब ये था कि वो कई महीने तक रहेगा। इसकी नौकरी पक्की हो गई तो वो यहाँ साल भर भी रह सकता था। इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरा शौहर इकरम वोच महीने से पहले तो घर में आने वाला नहीं है। अगले ही दिन मैंने अपने भाई को पसंद की बिरयानी बनाई क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे खास तलकीन की थी कि अपने भाई का ख्याल रखना। बजे मेरे घर की बेल बजी। मुझे मालूम हुआ कि अजमल भाई होंगे। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा भाई खड़ा मुस्करा रहा था और बेतकल्फी से बेग लेकर अंदर आ गया और कहने लगा,
बाजी बस सफर का भी इंसान को बहुत थका देता है। और फिर कहने लगा कि मेरा कमरा कौन सा है ताकि मैं लंबी तान कर सो सकूं। मैंने उसे दूसरे कमरे का इशारा किया कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम जाकर उसमें सो सकते हो। तो वो चला गया। तो कहने लगा, बाजी मुझे ये रूम अच्छा नहीं लग रहा, मैं आज आपके कमरे में सो जाता हूँ, हो सकता है मुझे सुकून की नींद आ जाए। इस वक्त में उससे बहस करने के बिल्कुल मूड में न थी, क्योंकि मेरा भाई क्या सोचेगा कि आते ही बाजी ने बहस करना शुरू कर दी है। तो इस वजह से मैं चुप हो गई। मेरा भाई अब काफी बड़ा हो चुका था और कदकाठ की बदौलत वो एक भरपूर नौजवान लगता था। फिर मैंने खाना गरम किया और अब वो नहा के आ चुका था और बिरयानी देखकर वो खुश हो गया था। तो कहने लगा, बाजी क्या बात है, आपके हाथ के जायके की बिरयानी खाकर मजा ही आ गया। जब तुमसे शादी करके शहर आई हो, इस किस्म की बिरयानी नहीं खाई आज तक। मुझे बहुत ही मजा आ गया। और कहने लगा, बाजी आपके लिए तोहफे भी लाए हूं, चलो आ जाओ, कमरे में मैं आपको दिखाता हूं। फिर मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के अंदर ले जाने लगा। मैंने कहा, भाई मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहने लगा, बाजी पहले तुम तहफा तो देख लो। वो मेरे लिए एक फैंसी सूट लाया था और कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने ये लिया है। लेकिन जिस कस्म का वो लड़का था, मैंने कहा, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी जिंदगी को किस अजाब में मुब्तला कर लिया है। रात को अजमल मेरे कमरे में ही सोया था। इस रात मैं बाहर ही सुए पर सोई थी और मुझे अपने कमरे में सोने की आदत थी। मैंने अगले ही दिन उसे कह देती हूँ कि मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर नींद नहीं आती। तुम ही ड्राइंग रूम में सो जाना। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो घर से जा चुका था और दोपहर को वो खुशी खुशी घर आया था और कहने लगा कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है। और मैं भी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अजमल अब यहीं पर रहेगा और मेरा जीना हराम करेगा। और कहा कि बाजी मैं कल से ही ज्वाइन करूंगा। ये कहकर वो लांच में बैठ गया और सामने पड़ी एक टेबल के ऊपर अपने पांव रख दिया और कहने लगा कि आज काफी थक गया हूं। फिर कहने लगा, बाजी मुझे एक कप चाय बना के दो। तो मैं किचन में गई और उसके लिए चाय बना के लाई और मैंने कहा, अजमल भाई मुझे अपने कमरे में सोने दो, तो तुम दूसरे कमरे में सो जाना। आज से तो वो कहने लगा, बाजी नहीं, हम एक ही कमरा एडजस्ट कर लेंगे और हम दोनों मिलकर साथ ही एक रूम में सोएंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी अजमल से उम्मीद न थी। इजमल की ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैं उठकर किचन में जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बाजी तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं जानती थी कि वो इस कस्म की बातों का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं जानती थी वो इस कसम का ही इंसान था। इस कसम की ही बातों में उसे मजा आता था। वो बैठे बैठे टीवी देख रहा था। जिस किस्म की वो अंग्रेजी मूवी देख रहा था, इस मूवी की आवाज मुझे किचन में सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उसे जाकर खरी खरी सुना दूं कि कुछ तमीज नहीं है कि घर में और अपनी बहन के होते हुए भी इस कसम की मूवी देख रहे हो, और वो भी ऊंची आवाज में। मैंने रात का खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में एंटर हुई तो कमरे का हाल देखकर मेरा सर चुकरा गया, क्योंकि कमरे की सारी चीजें बिखरी पड़ी थीं। जूते कहीं पड़े थे, चादरें कहीं पड़ी थीं। मैं बहुत ही नफास पसंद लड़की थी और घर का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखती थी और अपने कमरे को अच्छी तरह सेट अप वगैरह करके रखती थी। सारा सामान मैंने उठाया और उसके बैग में डालकर बैग बंद किया और आकर बाहर रख दिया। खाना बनाकर मैं अपने रूम में चली जाती और रूम को लॉक कर देती कि अजमल भाई खाना खाकर अपने रूम में चला जाएगा, तभी मैं बाहर आऊंगी। बेहतर है कि मुझे उसकी एक नंबर घटिया इंसान से सामना ही ना हो, तो इतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। फिर अगले ही दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा खोला तो वो कहने लगा, खाना तो टेबल पर लगा दो बाजी, आपको एहसास ही नहीं है कि आपका भाई कब से भूखा बैठा हुआ है। मैंने कहा, भाई मैंने तो सब सामान रेडी कर दिया है, आप उठाकर प्लेट में डाल लो। क्या तुम भाई अपना खाना भी नहीं उठा सकते? मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाकर कहने लगा,
मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये कहकर वो मुस्कुराना शुरू कर दिया और उसका मन्ना फेरा मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी। लेकिन ये सारे काम बाजी, अब तो आपको ही करने पड़ेंगे। चलो जाओ, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने उसे गुस्से से देखा और किचन में चली गई और खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैंने अपना खाना उठाया और अपने रूम में जाने लगी। तो भाई कहने लगा, बाजी तुम भी यहीं बैठकर खाना खा लो, हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैंने कहा, नहीं मैं अपने रूम में ही खाना खाऊंगी। तो कहने लगा, बाजी इंसानी गोश्त नहीं खाता, क्योंकि आपको पता है हम मुसलमान हैं और हम पर इंसानी गोश्त हराम है। मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा, मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। और मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बाजी मैं जब से आया हूं ना, आप मुझसे बात करती हो न मेरे साथ बैठती हो। मैं बहुत तंग आ चुका हूं। मुझे लगता है इकरम भाई भी इसी वजह से आपको छोड़कर सऊदी अरब चले गए हैं। तुम भी उसके साथ ऐसा रवैया रखती होगी ना, बोलती होगी ना बात करती होगी। इसी वजह से इकरम भाई तंग आकर सऊदी अरब चले गए होंगे। मैंने उसे गुस्से से कहा, चुप करो, तुम अपने काम से काम रखो और अपना काम करो। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या नहीं करती, तुमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस अपने काम से काम रखो। वो खड़ा मुस्करा रहा था और कहने लगा, बाजी आप तो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। काश अकरम भाई की जगह में होता तो मजा ही आ जाता। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खोलने लगा। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? ये कैसी बातें कर रहे हो? बहन हूं मैं तुम्हारी। तो वो कहने लगा, बाजी तुम भी ना भाई बहन में, तो ऐसे मजाक चलते ही रहते हैं। तुम शायद बीजार कसम की लड़की हो। माँ जी तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कितनी हुसैन है। वो एक से एक नला तोड़ अपना मना डाल रहा था और खाना खा रहा था। मैं उसे गुस्से से खड़ी देख रही थी। मैंने कहा, आज ही अम्मी को कॉल करती हूँ और उससे बात करती हूँ। वो तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगी कि किस तरह अपनी बहन से बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे तो जैसे किसी बात की परवाह भी नहीं थी। मैंने फोन पर अम्मी को अजमल के बारे में सब बताया। अम्मी को यह भी बताती थी कि अजमल भाई किस तरह की, किस कस्म की बातें मेरे साथ करता है। मगर मेरी अम्मी भी अजीब कसम की औरत थी। वो मेरी एक बात भी न सुनती थी, क्योंकि अम्मी अपने बेटे पर पूरा भरोसा था और उसके खिलाफ एक बात भी नहीं सुनना चाहती थी। और इम्मी अल्टा मुझे ही कहने लगी कि तुम गलत सोचती हो, क्योंकि ना जाने क्यों इम्मी अजमल पर इतना भरोसा था और उसके खिलाफ एक बात भी सुनना ग्वारा नहीं करती थी। एक रात में अपने रूम में सो रही थी। अचानक ही मुझे बारिशों की वजह से मेरी आंख खुली और मुझे लगा कि गैलरी में कोई है। तो मैंने जैसे ही पर्दा हटाकर देखा तो दो लड़के पस्तूल उठाकर खड़े थे। मैं नहीं जानती थी कि ये कैसे अंदर आए और मुझे कुछ समझ ना आया। मैं भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने जाके अजमल भाई का दरवाजा खटखटाया और अजमल भाई बहुत ही गहरी नींद सो रहे थे। कुछ ही देर में उसने दरवाजा खोला और आंखें पूरी तरह से खुली हुई नहीं थीं और मुझे देखकर हैरानी से पूछने लगा, बाजी क्या हुआ? मुझे अपने कमरे में देखकर, मेरी हालत देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा। मैंने उसे साइड पर ले जाकर दरवाजा लॉक किया। अभी उसको बताने ही वाली थी कि मेरे रूम में चोर हैं। इतना बोला था कि हमारे रूम के दरवाजे पर दस्तक होने लगी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया और अजमल भाई भी आवाज सुनकर घबरा गए। मैं जोर से भागकर अजमल भाई को लपट गई और अजमल भाई को मैंने अपने साथ लिया था और मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थीं। शायद मैं बहुत खौफजदा हो चुकी थी और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं ये सोच भी रही थी कि आज मेरी जान ही ना निकल जाए। मेरी आज बहुत बड़ी गलती थी। और दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा था और कहने लगे कि दरवाजा खोलो। तो मैंने अपने भाई अजमल को मना कर दिया कि दरवाजा न खोलना, वरना चूर हमें कत्ल ही कर डालेंगे। मैं उसके पेट पीछे छिपी खड़ी थी और मैंने उससे कहा कि हम दोनों आदमियों को देख चुकी हूं और उनके हाथ में एक पिस्तौल भी है। वो अपने साथ लगाए बियाड़ तक ले गया
और अजमल भाई कहने लगा, बाजी तुम परेशान न हो, हमारा दरवाजा लॉक है, ये लोग अंदर नहीं आ सकते। और वो मुझे खुद ही दूर कर रहा था, लेकिन मैं खौफ के मारे अपने भाई के साथ लपटी हुई थी। उसने मुझे अपने सामने बेड पर बैठाया और खुद भी मेरे सामने बैठ गया। फिर एक नौजवान ने जोर से कहा, दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मैंने अजमल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अजमल ने कहा, आप ही छोड़ दो, मैं बज़दिल तो नहीं हूं, मैं जाकर उनका सामना करता हूं। मैं बहुत डर गई और उसने जबरदस्ती मेरा हाथ छुड़ाया और जाने लगा। मैं सोच रही थी, कहीं न जाने ये लोग आपस में उनकी लड़ाई न हो जाए और वो लोग अजमल भाई को गोली न मार दें। मैं रोने लगी और कहने लगी कि भाई तुम ना जाओ, हो सकता है वो गोली तुमको मार दें। तो वो कहने लगा, बाजी आप परेशान ना हो, मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। मैं आज इन लोगों को देख लेता हूं, तुम चुप करके बैठ जाओ। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद उनके लड़ने और बहस करने की आवाजें आ रही थीं। मैं बेड पर खौफ के मारे बैठी थी और मेरी रंगत फीकी पड़ चुकी थी, और मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने अजमल भाई को मार दिया तो उसके बाद मेरे साथ क्या करेंगे। खौफ के मारे में कांप रही थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर सुबह मेरी आंखें चिड़ियों के चहचहाने की वजह से खुलीं और मैंने अजमल के बीड पर सुई पड़ी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर मुझे रात का गुजरा हुआ वाकया याद आने लगा। मैं सोचने लगी, मैं बुरी तरह लौट चुकी थी। मैं बाहर आई तो अजमल भाई बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसका एक बाजू भी जख्मी था। तो मैंने अजमल भाई से पूछा कि अजमल भाई आपको क्या हुआ? तो अजमल कहने लगा, इन लोगों के साथ मेरी फाइट हो गई थी और उन्होंने मुझे गोली मार दी और गोली मेरे गोश्त में लगी और मुझे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा और मैं कुछ दिन अस्पताल रहा। आप तो बेहोश हो गई थीं, आपको कुछ भी पता नहीं किया हुआ। अब अजमल भाई काफी चेंज हो गए थे और काफी संजीदा लग रहे थे और वाक़े को 1 महीना हो गया था और जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी और अजमल भाई मुझे अस्पताल लेकर गए थे। वहां डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूं। फिर मुझे समझ आ गया कि ये सब अजमल भाई का काम ही है। उसने मुझे हामला कर दिया है और मेरा सर चुकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं सोच रही थी कि अजमल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसकी बहन थी और उसने ही मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। जब मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर अकरम आया हुआ था और मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह अपने शौहर को बताऊं कि मेरा भाई ने ही मुझे हमला कर दिया है। मैं तो मुश्किल वक्त में उसके पास पनाह के लिए गई थी और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भाई मेरी खुशियों का कातिल हो जाएगा और मेरे साथ ये सब कुछ कर डालेगा। मैं रोने लगी थी और मेरा शौहर अकरम मुझे कहने लगा कि तुम मुझे देखकर रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं वापस आ गया हूं। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे भाई को मेरे घर भेजकर मुझे हामला करवा दिया। फिर अचानक मैं चूक गई जब इम्मी आई और मेरे किरदार कशी करने लगी और कहने लगी, यह है रिपोर्ट, तुम्हारी बेवी हामला हो चुकी है और ना जाने उसके पेट में किसका बच्चा है और ना जाने उसके पेट में किसका बच्चा है। तो मेरा शौहर गुस्सा करने लगा और चलाने लगा और पूछने लगा, ये किसका बच्चा है? तो मैंने अपने भाई अजमल की तरफ इशारा किया तो अजमल कहने लगा, ये झूठ है, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने खुद ही उसको आदमी के साथ पकड़ा है। इसी घर में ये उसके साथ रंगरलियां मना रही थी। मेरी बात का मेरे शौहर ने एतबार ना किया
और मेरी सोतीली माँ और मेरा सोतीला भाई। दौर खड़े मुस्करा रहे थे और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मैं रो रही थी और मेरी सोतीली माँ ने कहा, तुम्हारी माँ ने मेरा शोहर छीना था और मैं से आज तुम्हारा शोहर छीन लिया। दोस्तान, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी के साथ दुश्मनी में लोग इस कदर भी गर सकते हैं जो कि अपनी बेटियों का ही घर अजाड़ देते हैं। खुदारा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें कि आपके एक अमल से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी का घर भी अजड़ सकता है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।